नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। 9 बजे हमारा जो स्पेशल शो है उसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज बीजेपी ने दिल्ली चुनाव की बाबत अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को जहां परवेश वर्मा टक्कर देंगे तो वहीं कालका सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ अब रमेश बिधूड़ी जो हैं वो बीजेपी ने उसको उम्मीदवार बनाया है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर इस बार के दिल्ली चुनाव में पार्टियों ने आखिर क्या सियासी बिछाद बिछाई है और किस तरीके से एक दूसरे पर पार्टी हमलावर होगी। देखिए इस रिपोर्ट में। बृहद राजनीतिक मंथन के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपने दिग्गजों को उतार दिया है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे अहम चेहरा हैं परवेश वर्मा, जो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे। मुझे केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा। केजरीवाल का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है। मुझे ये लगता है कि मेन हमारी अगर शायद थोड़ी बहुत लड़ाई रहे तो रहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहे। आम आदमी पार्टी तो मुझे बहुत कमजोर दिख रही है इस समय। चुनाव एक बस औपचारिकता भर है, कुछ दिन की देरी है। अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर दिल्ली के उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने किए हैं दिल्ली में, और जो नई घोषणाएं की हैं उन पर हम काम करेंगे। नई दिल्ली सीट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कालकाजी सीट की है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को उतारा है। बिधूड़ी की टक्कर आतिशी और अलका लांबा से है। सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने खुद कहा है, तो वो सीएम तो है नहीं, खड़ाऊ है। और सीएम वो है, घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं। तो कालकाजी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे। तो वो पोपट सीएम है आतिशी, और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेगी बेचारी। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। मुख्यमंत्री आज की है उसे टेम्परेरी कह के आप ही ने जो उसमें जो है अड़ंगा डाल दिया कि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो विश्वास आप ही ने अपनी मुख्यमंत्री पर खो दिया है, तो दिल्ली तो अपने आप खोएगी। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की और अगले ही दिन बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई। कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, एमपी की तर्ज पर दिल्ली में भी टिकट बांटे गए हैं। क्या फॉर्मूला अपनाया गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अब बीजेपी जो है वो दिल्ली चुनाव एमपी चुनाव की तर्ज पर लड़ रही है। दरअसल एमपी चुनाव में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा था। अब दिल्ली में भी ठीक वैसा ही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को टिकट दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को वो कड़ी टक्कर भी देंगे। और इस बार दिल्ली में बीजेपी के 4 बड़े चेहरे हैं। कौन कौन से चेहरे हैं जानिए। दुष्यंत गौतम जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 बड़े चेहरों में जो दूसरा नाम है वो है हरियाणा से राज्यसभा सांसद का परवेश वर्मा, पूर्व सीएम। साहिब सिंह वर्मा के बेटे, पूर्व सांसद भी हैं। रमेश बिधूड़ी तीसरा नाम, पूर्व सांसद। और इसके अलावा धारक बीजेपी नेता माने जाते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि पार्टी का बड़ा चेहरा है और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से उतरेंगे तो निश्चित तौर पे मुकाबला इस बार काफी टफ होगा। अब आगे आपको बताते हैं, नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट आखिर कैसे मानी जा रही है, क्यों आखिर नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट है, सुनिए। नई दिल्ली विधानसभा सीट अब की बार हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और इस सीट पर देश दुनिया की निगाहें टिकने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस परवेश वर्मा।
यहां मुकाबला है तगड़ा। यहां चुनावी मैदान में एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। कांग्रेस के संदीप दीक्षित है मुख्यमंत्री, सीएम शीला दीक्षित के बेटे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा है पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे। तो यानी कि चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। अब की बार केजरीवाल के सामने भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, ये दो बड़े फैक्टर हैं और इससे चुनौती पार पाना मुश्किल भी है लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है। देखना होगा केजरीवाल का स्टैंड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला आखिर ये कैसे है उसको आपको समझाते हैं। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कैसे? दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। बड़ा दांव चला है ऐसे माना जा रहा है। परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब नई दिल्ली का चुनाव तीनों दलों की नाक का सवाल बना हुआ है। अब आगे इस चुनावों को लेकर आखिर किस तरीके से दशा और दिशा तय की गई है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। ये आपने समझा कि त्रिकोणीय मुकाबला कैसे। अब नई दिल्ली सीट से दरअसल जीतने वाली पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है। ऐसा माना जाता है कि 1993 का चुनाव छोड़ दें तो 6 चुनाव जो हैं वो नई दिल्ली सीट का विधायक दिल्ली का मुख्यमंत्री ही बना है। रिकॉर्ड है इसके पीछे। नाम शीला दीक्षित का है जो कि 1998, 2003, 2008 में इसी सीट से वो विधायक चुनी गई हैं और इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री बन गई। वहीं अब 2013 से 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो विधायक बने। इसके बाद मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। यानी कि विधायक फिर मुख्यमंत्री, फॉर्मूला वही है। नई दिल्ली सीट पर इनकी वजहों से सभी को निगाहें लगी हुई हैं। केजरीवाल चौथी बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। अब कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतार दिया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को टिकट दिया है। तो इससे समझिए मुकाबला कितना दिलचस्प है और कितना चुनौतीपूर्ण है। अब प्रयोग क्या क्या किए गए हैं। फॉर्मूला तो चलिए बीजेपी ने अपना लिया कि एमपी चुनाव की तर्ज पर दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रयोग क्या किए गए हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। बीजेपी केवल एक बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत सकी है। साल 1993 में बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक चुने गए और उस समय नई दिल्ली सीट को गोल मार्केट के नाम से जाना जाता था। 1998 में कीर्ति आजाद को कांग्रेस की शीला दीक्षित ने हराकर कब्जा जमाया था। उसके बाद से देखिए बीजेपी हर चुनाव में नई दिल्ली सीट पर अपना प्रत्याशी बदलती रही है। इसके बावजूद बीजेपी जीत नहीं पाई। अब 2003 में बीजेपी से पूनम आजाद चुनाव लड़ी थी लेकिन वो भी जीत नहीं सकी। 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिसीमन के बाद गोल मार्केट सीट नई दिल्ली सीट बनी। शीला दीक्षित विधायक यहां से चुनी गई और बीजेपी से विजय जौली चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए। फिर 2013 में केजरीवाल और शीला दीक्षित के सामने बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को मैदान में उतार दिया। केजरीवाल जीतकर विधायक बने और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। 2015 के चुनाव में बीजेपी ने फिर नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, वो भी केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन ये प्रयोग भी उतना सफल नहीं रहा। नुपुर शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। अब 2020 की अगर हम बात करते हैं 15 के बाद, तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर केजरीवाल के खिलाफ 2020 में बीजेपी ने सुनील कुमार यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी जीत नहीं सके। तो ऐसे में अब बीजेपी ने नया फॉर्मूला तय किया है। अब देखिए कालकाजी सीट पर घमासान आखिर किस तरीके से बना हुआ है, इसको भी समझिए। इसके पीछे भी एक गणित है। दरअसल बीजेपी ने कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि सांसद फिर इसके बाद मुख्यमंत्री, ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखा गया है, इसलिए रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा। दिल्ली के धाकड़ नेताओं में शुमार है वो। रमेश बिधूड़ी का सीधा मुकाबला सीएम आतिशी से होगा। अब आतिशी वर्तमान में कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक भी हैं। कांग्रेस ने फिर एक दांव चलते हुए अलका लांबा को उम्मीदवार बना दिया। तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है और जबरदस्त टकराव भी है, इसलिए कालकाजी सीट हॉट सीट कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अहम फैक्टर क्या है वो भी समझिए। पंजाबी वोटर्स आखिर कैसे अहम भूमिका निभाएंगे वो बताते हैं आपको। कालकाजी सीट साउथ दिल्ली की सीट है। यहाँ पंजाबी वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं और इस सीट से दिल्ली के सीएम आतिशी विधायक हैं। 2015 से ये सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। अब 2015 में आम आदमी पार्टी के अवतार सिंह ने बीजेपी के हरमीत सिंह को मैदान में उतारा था और हराया था। 2020 में अगर हम बात करें तो चुनाव में आतिशी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। तो आतिशी इस लिहाज से इस सीट से उनकी काफी तगड़ी पैठ मानी जाती है क्योंकि पंजाबी वोटर्स हैं।
लेकिन जो बीजेपी ने दाव चलाया रमेश बिधूड़ी को उतारकर, उसके पीछे गणित आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन है। रमेश बिधूड़ी पेशे से वकील हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो इस वक्त मैदान में हैं। साउथ दिल्ली से बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। बिधूड़ी ने 1993 में दिल्ली से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। मेरठ के चौधरी चरण विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने की है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करते हैं। जंगपुरा सीट, आखिर यहां पर क्या माहौल बना हुआ है। सिसोदिया का दाव है इधर पे। पटपड़गंज सीट से बजाय सिसोदिया जो है वो जंगपुरा सीट से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सिख मुस्लिम वोटर्स यहां पे ज्यादा तादाद पे हैं। सिसोदिया के लिए पटपड़गंज सीट से ज्यादा मुफीद इस सीट को माना जा रहा है। सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर जीत के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि समर्थन है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि सिसोदिया सिर्फ अपनी सीट तक फंसे न रहे। मुश्किल सीट के बजाय आसानी से जीतने वाली सीट पे प्रत्याशी उनको बनाया गया है। अब जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार फिलहाल विधायक हैं। अब एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको सीट के समीकरणों को समझाते हैं कि सियासी समीकरण से सीट आखिर कैसे बदली है। पटपड़गंज ब्राह्मण और गुर्जर वोटों का दबदबा यहाँ पे काफी ज्यादा है। उत्तराखंडी वोटर भी यहाँ पे बड़ी संख्या में हैं और इसलिए सिसोदिया की जगह अवध ओझा पर विश्वास जताया गया है कि उन वोटर्स का समर्थन अवध ओझा को मिल जाएगा। अवध ओझा के उतरने से ब्राह्मण समाज के वोटों का सियासी लाभ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। गुर्जर वोटर में भी सेंधमारी करने के लिए ओझा सफल हो सकते हैं, ऐसे कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। अब ओझा कहते हैं कि गुर्जर समाज के लोगों से उनकी काफी अच्छी दोस्ती है तो उनका समर्थन उन्हें मिल सकता है। गुर्जर समाज की तारीफ करते वो कई बार नजर भी आए हैं। पटपड़गंज इलाके में काफी कोचिंग सेंटर्स भी चलते हैं और जहां पर बड़ी बड़ी संख्या में लोग प्रतियोगी परीक्षा और सीए की तैयारी करते हैं। अवध ओझा को इसलिए आम आदमी पार्टी ने उस सीट से प्रत्याशी बनाया क्योंकि वो मशहूर शिक्षाविद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोचिंग टीचर के तौर पे उनकी अच्छी खासी पहचान है। ऐसे में वोटर्स उनको वोट देंगे। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत हम ये कह सकते हैं कि सोच समझकर, मतलब जहां से जो कैंडिडेट जीत सकता है वही सीट उनको दी गई है, कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आइए आपको अब हम बताते हैं कि आखिर दिल्ली में कौन कौन से वोट बैंक है जिसको साधने के लिए सभी पॉलिटिकल दल जो हैं वो जुटे हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली में गुर्जर वोट बैंक की अगर बात करें तो तकरीबन 7% वोट बैंक है। दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका ये निभाते हैं गुर्जर मतदाता। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जगह हैं जहां पे ये जो मतदाता हैं वो हावी पड़ते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिर दिल्ली में गुर्जर वोट बैंक का कितना खासा प्रभाव है, कहां प्रभाव है। ये किसी पार्टी की बजाय अपनी जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। इसके अलावा जगह कौन कौन सी है वो भी आपको बता देते हैं। गुर्जरों का झुकाव जो है वो दिल्ली में बीजेपी की तरफ ज्यादा है, ऐसा माना जा रहा है। एक आम धारणा है कि किसी पार्टी की बजाय अपनी जाति के उम्मीदवारों को ही वोटिंग करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ इनका जो ध्यान है वो काफी ज्यादा है और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जो जाट वोट बैंक है वो आखिर किस तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश करिए कि दिल्ली, महरौली, मुंडका, नजफगढ़ और इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जाट वोट बैंक जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली देहात में ज्यादातर किसानों की जमीनें जो हैं वो बिक चुकी हैं। इसके अलावा जाट वोट बैंक बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस वक्त बटा हुआ है। इसको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ इनका झुकाव जाट वोट बैंक का भी ज्यादा माना जा रहा है, यानी कि आपने समझा गुर्जर वोट बैंक, जाट वोट बैंक, और इनको साधने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। अब बात हम करते हैं दिल्ली में बनिया वोट बैंक की। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली में बनिया अगर वोट बैंक की बात करें तो ये काफी अहम भूमिका निभाता है। तकरीबन 9% दिल्ली में बनिया मतदाता हैं। कौन कौन सी जगह हैं वो आपके सामने हैं जहां पर ये अहम भूमिका निभाते हैं। सदर बाजार, चांदनी चौक, शालीमार बाग, रोहिणी, इसके अलावा शकुर बस्ती सीट पर भी बनिया वोट बैंक जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। अरविंद केजरीवाल की जाति बनिया होने की वजह से वोट बैंक यहाँ पे बटा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। और बनिया समुदाय वोट के अलावा संसाधन मुहैया कराने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो तकरीबन 9% वोट बैंक और इसको साधने की पूरी कवायद इस वक्त पार्टियां कर रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की सत्ता की चाबी, इसके बारे में बात करते हैं।
अगर हम बात करें तो पूर्वांचल वोट बैंक, दिल्ली में पूर्वांचली वोट बैंक लगभग 25% है और ये लगभग आपको बता दें कि विधानसभा सीट पर बिखरा हुआ है। हर विधानसभा सीट पर फ्री की सुविधाएं यानी कि फ्री बीस की तरफ इनका झुकाव काफी ज्यादा रहता है, जो कि आम आदमी पार्टी इन वोटर्स को लुभा रही है। और अब इसमें किराड़ी है, बुराड़ी है, उत्तम नगर है, इन क्षेत्रों में आपको बता दें कि 40% से ज्यादा पूर्वांचली हैं जिनको फ्री बीस काफी पसंद है। गोकुलपुरी और इसके अलावा मटियाला और नांगलोई सीट पर 30 से 40% के बीच पूर्वांचल वोटर्स हैं। जैसे सीट पर पूर्वांचली वोटर्स 25% के करीब हैं, ऐसा माना जाता है। और बीजेपी का मनोज तिवारी वाला प्रयोग दिल्ली पूर्वांचलियों को यहाँ पे लुभा नहीं पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे अपना रुतबा बनाया हुआ है फ्री बीस का ऐलान करके। पिछली बार पूर्वांचलियों को नहीं लुभा पाए थे वो, अब की बार बीजेपी सूबे में ऑटो वालों, झुग्गी वालों, इन पर पूरा फोकस कर रही है, जैसे कि केजरीवाल करते हैं। वहीं जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन की भी चर्चा फिलहाल चल रही है। इस सीट पर देखना होगा कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे ओबीसी वोट बैंक की। बीजेपी का यहाँ पे आखिर मास्टर प्लान क्या है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको बताते हैं। लगभग 55% ओबीसी वोट बैंक है और बीजेपी इसी वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। जाट हो, यादव हो, गुर्जर हो और इसके अलावा प्रमुख जातियां इसमें काफी ज्यादा प्रमुख मानी जाती हैं। बीजेपी इस वोट बैंक को साधने में लगी हुई है कि ये वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पास आ जाए। पूरी दिल्ली की बात करें तो बताया जा रहा है कि 52 सम्मेलन बीजेपी कर रही है और इन सम्मेलनों में ओबीसी जाति एक अहम भूमिका बनाती है और ओबीसी जाति के बड़े नेताओं को बुलाया गया है ताकि इस वोट बैंक को बीजेपी साधे, यानी कि ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी छिटकना नहीं देना चाहती है। अब आगे आपको बताते हैं कि दिल्ली में 12 एससी रिजर्व सीटें हैं, कौन कौन सी है वो भी आपको फटाफट बता देते हैं कि दिल्ली में 12 एससी रिजर्व कैटेगरी की सीटें आखिर कौन सी हैं। विधानसभा का रास्ता इन्हीं एससी रिजर्व सीटों से होता हुआ जाता है। पहले एससी वोट बैंक कांग्रेस के साथ था और उसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी के उभरने के बाद एससी वोट बैंक छिटक गया, आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़ा है। इसलिए अब आम आदमी पार्टी इस वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहती है। अब 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो 12 एससी सीटें हैं आम आदमी पार्टी के पास, 9 एससी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी ने यहाँ पे 2 एससी कैटेगरी की सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस के हाथ में एक एससी सीट आई। अब 2015 की बात कर लेते हैं कि क्या बदला। दरअसल आपने सभी 12 एससी सीटें यहाँ पे जीती हैं, 12 की 12, यानी कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो छिटक गया और आम आदमी पार्टी के पास आ गया और बीजेपी के खाते में एससी वोट बैंक आया ही नहीं। अब 2015 के बाद 2020 के समीकरणों को अगर हम समझे तो क्या बदलाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे 12 एससी सीटें जीती हैं और ये जो वोट बैंक है इसको साधने में आम आदमी पार्टी इस वक्त लगी हुई है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि दिल्ली चुनाव में मुस्लिम फैक्टर आखिर कितना अहम है। दरअसल ये जो फैक्टर है मुस्लिम मतदाता, ये एक अहम भूमिका निभाता है। ओवैसी की एंटी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में मुस्लिम मतदाता जो हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। कल मुस्लिम मतदाता की अगर हम बात करें कुल मिलाकर तो तकरीबन 12% जो हैं वो यहाँ पे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं। कौन कौन सी सीटें हैं वो भी आपको बता देते हैं। बलीरमन, सीलमपुर, ओखला और मुस्तफाबाद, ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। चांदनी चौक भी है उसमें और इसके अलावा मठिया महल भी है और आगे अगर बढ़े तो बाबरपुर है, किराई है, सीमापुरी है। तो दिल्ली में ओवैसी की एंट्री से ये जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो चुका है कि आखिर मुस्लिम मतदाता किसके पास जाएगा। एससी वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास, मुस्लिम वोट बैंक आखिर किसके पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है ओबीसी की एंट्री, यानी कि वोट पोलराइजेशन का यहाँ पे एक अहम हम ये कह सकते हैं कि भूमिका यहाँ पे मुस्लिम मतदाता निभा सकते हैं। अब आपको बताते हैं महिला कैश ट्रांसफर स्कीम आखिर क्या है, कैसे महिलाओं को, आधी आबादियों को साधने की कोशिश हो रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि चुनाव में जीत की गारंटी महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश में महिलाओं की कैश ट्रांसफर स्कीम से हुई है, यानी कि आप महिला वोट बैंक को साध दें। अब कैसे जीत की गारंटी, ये महिला मतदाता ही बनी है। इन राज्यों में महिला स्कीम में सरकार को दोहराया गया है। महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में आप बात कर लीजिए लाडली बहन योजना की, जिस तरीके से शिवराज जी को मामा जी कहकर सभी जो है महिलाएं वो पुकारती थी, तो इससे समझा जा सकता है कि कैसे इन महिला मतदाताओं को आकर्षित किया जाता है। अब इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि योजना दिल्ली में भी अब लागू कर दी है, जिसमें हर महिला को
1000 रुपए देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है, यानी कि हर महिला को 1000 रुपए कैबिनेट से दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार फिर से दिल्ली में आती है तो हर महिला को अब 1000 के बजाय 2100 रुपए सम्मान निधि दी जाएगी। तो ऐसे में महिला वोट बैंक को आम आदमी पार्टी जो है वो साथ देने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरी कवायद में लगी हुई है। अब आपको बताते हैं कि इस महिला स्कीम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी वजह से आखिर किन किन राज्यों में कैसे जीत हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में दरअसल लाडली बहन योजना जो है इसने अहम भूमिका निभाई है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की बात करें और बीजेपी ने इसको जीत दिलाई है। 2023 में बीजेपी जीती, झारखंड में मैया सम्मान योजना आ गई। 2024 की बात करें तो जेएमएम यहां पर जीती है महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की वजह से। महाराष्ट्र में भी इस योजना को लागू किया गया। वहीं आपको बता दें 2024 की बात करें तो बीजेपी जीती, अब दिल्ली में महिला सम्मान योजना फिर से आ रही है। तो क्या इस योजना का लाभ जो है, फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो महिलाओं को साधने की पूरी कवायद में लगी हुई है। इसके अलावा बीजेपी भी और कांग्रेस भी। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है महिला मतदाताओं को साधने की, और यही एक वजह है कि जो सम्मान निधि की राशि है उसको बढ़ाने का यहाँ पे फैसला किया गया है। बहरहाल इस पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है, महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान निधि आधी आबादी को साध रहा है, इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी है। इसके अलावा दिल्ली की जनता आखिर किसकी तरफ रुख करती है, किस पे मोहर लगाती है, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इससे जुड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।